अनिकेत एक अधेड़ उम्र का आदमी था जो दीपक के मुकाबले काफी फिट था। जब उसने दीपक को देखा, उसका मुंह चढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, दीपक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, बस दो लोग थे जो मुझे परेशान कर रहे थे, बस उन्हीं को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। अच्छा, ध्यान रखना किसी की जान न चली जाए, अनिकेत ने उसे वार्न करते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पर आप सब यहाँ क्या चेयरमैन साहब को लेने आए हैं? दीपक ने सवाल किया। नहीं, हम यहाँ किसी और को लेने आए हैं। किसी और को? ये सुनकर दीपक थोड़ा चौंक गया। एक पल के लिए उसके मन में कुछ ख्याल आया और फिर उसने उसको इग्नोर कर दिया। दीपक को कंफ्यूज देखकर अनिकेत ने सवाल किया, क्या हुआ? अब कुछ नहीं। दीपक ने हाँ में गर्दन हिलाई और हंसते हुए बोला, जिन दो लोगों ने मेरे साथ ट्रेन में बदतमीजी की थी, उनमें से एक ने मुझसे कहा था कि आप उसे लेने आए हैं। कितनी फनी बात है ना? इतना कहकर दीपक ने अनिकेत की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बल्कि उसकी नजर आहान की तरफ थी, जो बंटी और उसके आदमियों से घिरा हुआ था। उसने आहान की तरफ इशारा करते हुए दीपक से पूछा, जिन दो लोगों की तुम बात कर रहे हो, उनमें से एक ये तो नहीं है ना? उधर आहान शांत से खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। अनिकेत को कांपता हुआ देखकर दीपक के चेहरे की हंसी भी गायब हो गई। जवाब तो मेरी बात का, अनिकेत ने फिर से पूछा। अनिकेत को दीपक का चेहरा देखकर अंदाजा हो गया कि वो क्या कहना चाह रहा था, और ये सोचकर उसे ज्यादा घबराहट होने लगी थी। आहान ही वो आदमी था जिसे इतने सारे हाई प्रोफाइल लोग लेने आए थे। अनिकेत, ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी के लोगों से कोई गलती हो गई हो। ये दोनों तो मनाली में काम ढूंढने आए हैं। दीपक ने खुद को संभालते हुए कहा। ये सुनते ही अनिकेत ने दीपक के गाल पर एक कसकर थप्पड़ मारा। बेवकूफ आदमी। उधर अस्मिता कपूर आहान के सामने झुकी हुई थी। ये सब देखकर आलिया बिल्कुल हैरान थी। अस्मिता कपूर के बारे में सब जानते थे। उसके दादाजी उसे हमेशा कहते थे कि अस्मिता कपूर का बिजनेस वर्ल्ड में बहुत नाम है और वो चाहते हैं कि आलिया का भी वैसा ही नाम हो। पर अब जो आलिया देख रही थी वो बिल्कुल अलग था। बिजनेस वर्ल्ड का जाना माना नाम एक ऐसे इंसान के आगे झुकी हुई थी जिसे उसने बेकार समझा था। यंग मास्टर, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अस्मिता एक प्रोफेशनल मैनेजर थी और साथ ही मनाली के बिजनेस हेड भी। पर जब ही रायजादा फैमिली का हायर वहां आएगा, उसे उसका स्वागत करने जाना ही होगा, इस लिहाज से कि वो भी वहां एक वर्कर ही थी। कोई बात नहीं, हम अभी अभी पहुंचे हैं, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब देखकर बंटी, जो अब तक हल्ला मचाए हुए था, उसके हाथ पैर कांपने लगे। यंग मास्टर, ये लोग? अस्मिता ने बंटी और उसकी गैंग की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अस्मिता बहुत स्मार्ट थी, इसलिए वो समझ गई कि वो लोग कौन थे। आहान के कुछ कहने से पहले ही बंटी उसके सामने घुटने टेक कर उससे माफी मांगने लगा। सर, मुझ पर रहम कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बूढ़ी माँ और एक बच्चा भी है, मुझे माफ कर दीजिए सर। हमें यहाँ कोई तमाशा नहीं करना है, डॉकी ने जवाब दिया। थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू। इतना कहकर बंटी और उसकी गैंग वहां से चले गए। उधर दीपक और अनिकेत दोनों घबराए हुए थे। दीपक का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसके पैर कांप रहे थे। अगर आहान उसकी कंपनी का चेयरमैन होता तो अनिकेत का कंट्रीब्यूशन देखकर वो शायद उसे माफ कर देता, पर आहान वहां का चेयरमैन नहीं था। उसकी पोजीशन उससे भी ऊपर थी, इसलिए उसे अनिकेत के काम से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर दीपक, आपको वो स्ट्रीट लाइट दिख रही है? सबको इग्नोर करते हुए आहान ने दीपक से सीधा सा सवाल किया। दीपक को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने बड़े आदमी से वो ऐसे ट्रेन में मिला और उसने उसे जॉब दिलाने तक की बात की थी। यंग मास्टर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप तो बड़े आदमी हैं, मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। दीपक उसके सामने घुटने तक गिड़गिड़ाने लगा। अस्मिता मैम, मुझसे भी गलती हुई, मुझे अपने भाई को इतना आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए था, बट प्लीज उसे नजरअंदाज कर दीजिए। आई एम सॉरी। अनिकेत जानता था उसके पास बचने का सिर्फ एक रास्ता है, अपनी गलती पहले ही मान लेना। अस्मिता ने कुछ नहीं कहा, बस आहान की तरफ देखने लगी। उनके साथ क्या करना है उसका फैसला सिर्फ आहान कर सकता था। गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, मुझे कोई तमाशा नहीं करना, आहान ने कहा। थैंक यू यंग मास्टर। इतना बोलते बोलते दीपक वहां से चला गया। मिस्टर अनिकेत, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स को इस हादसे के बारे में इन्फॉर्म कर देना, अस्मिता ने अनिकेत को कहा। यंग मास्टर, चलें, आपका विला एकदम रेडी है, अस्मिता ने कहा। उसकी जरूरत नहीं है, मैं एक होटल में रहूंगा, मुझे कुछ और भी काम है। आहान को विकी को बचाना था और चौधरी फैमिली से भी डील करना था, इसलिए उसका लो प्रोफाइल रहना ही बेटर था। सभी वहां से चले गए। आलिया वहीं खड़ी रही और फिर चैन की सांस लेने लगी। इतने में उसके पास एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें आलिया की माँ कुसुम शर्मा उतरी। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? यस मॉम, मैं ठीक हूँ। तुमने कहा था तुम्हें ट्रेन में किसी ने परेशान किया, कुसुम ने परेशान होते हुए कहा। मॉम, आई मिसअंडरस्टूड देम, आलिया ने कैजुअली कहा। आर यू श्योर? यस मॉम,
आलिया ने फिर कुछ सोचकर अपनी माँ से सवाल किया, मॉम, अस्मिता कपूर के पीछे कौन है? अस्मिता कपूर? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रही हो? कहीं तुमने उससे कोई पंगा तो नहीं ले लिया? नहीं, मैं बस उनके बारे में जानना चाहती हूँ, आलिया ने क्यूरियस होते हुए कहा। अस्मिता कपूर के पीछे एक बहुत ही बड़ी बिजनेस फैमिली है। तुम्हारे दादाजी बताते हैं कि उससे कोई पंगा नहीं ले सकता, वो ज्यादा पब्लिक में नहीं आती है। तुमने उन्हें कहाँ देखा? कुसुम ने सवाल किया। वो आज स्टेशन पर किसी को पिक करने आई थी, आलिया ने जवाब देते हुए कहा। तुम इन चक्करों में मत पड़ो, चलो, रजत चौधरी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कुसुम ने रिलैक्स होते हुए कहा। मुझे उनसे नहीं मिलना। रजत चौधरी को आलिया की फैमिली ने उसके लिए पसंद किया था, पर आलिया का इंप्रेशन उसे लेकर कुछ खास अच्छा नहीं था। वो यूनिवर्सिटी में प्लेबॉय माना जाता था, उसकी वजह से बहुत सारी लड़कियां परेशान हो जाती थी। रजत एक बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली को बिलोंग करता है और उसे तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अब अगर तुम पीछे हटी तो ये सही नहीं होगा। अपने पापा की इज्जत के बारे में सोचो, कुसुम ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा। शर्मा फैमिली मनाली में जानी मानी फैमिली थी, पर चौधरी फैमिली बहुत अलग थी। उनका नाम और पावर शर्मा फैमिली से ज्यादा था। मॉम, वो अच्छा लड़का नहीं है। He is... आलिया ने अपनी बात आधी ही बोली। मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती हो, तुम्हारे पापा भी वैसे ही थे, पर वो शादी के बाद बिल्कुल बदल गए। वैसे ही रजत भी बदल जाएगा। अब इस पर आगे बात नहीं होगी। फाइन देन, आलिया ने गिव अप करते हुए कहा। उधर होटल रूम में आहान जल्दी से रेडी हुआ और रॉकी को बुलाया। दोनों ने फिर बिना टाइम वेस्ट किए टैक्सी ली और चौधरी मेंशन की तरफ चले गए। जैसे ही दोनों टैक्सी से उतरे, वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अंदर नहीं जा सकते। आहान और रॉकी के पहनावे को देखकर वो समझ गए थे कि ये चौधरी फैमिली के गेट्स नहीं है। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, आहान ने कहा। गार्ड ने उन्हें शक की नजरों से देखा। क्या आप रजत चौधरी को जानते हैं? हाँ, आहान ने कैजुअली कहा। आप मेरी उनसे बात करवा दीजिए, मैं उनसे पूछकर आपको अंदर जाने दूंगा, सिक्योरिटी ने भरी आवाज में कहा। मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आहान ने बताया। फिर मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, सिक्योरिटी ने स्टबर्न होकर आहान को जवाब दिया। और अगर मैं अंदर चला गया तो? आहान ने बहुत ही कामली पूछा। कोशिश करके देख लो, सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें घूरते हुए कहा। इतना होते ही रॉकी ने गार्ड को जोर से धक्का दिया और उसे गिरा दिया। इतने में अलार्म्स बजना शुरू हुए और बहुत सारे गार्ड्स बैटन्स लेकर वहां पहुंच गए। आहान को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रॉकी ने उन सबको अकेले ही संभाल लिया था। कुछ ही देर में वो गार्ड जमीन पर गिरे हुए थे। इतनी हलचल सुनकर अंदर से एक आदमी आया। उसका नाम अजय था और वो चौधरी फैमिली का हेड शेफ था। तुम्हारी चौधरी फैमिली से क्या दुश्मनी है? उसने आहान से पूछा। मुझे रजत चौधरी से मिलना है, वो कहाँ है? आहान ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस करते हुए सवाल किया। तुम शिमला से आए हो ना? अजय ने तुरंत सवाल किया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रजत चौधरी कहाँ है? अब आहान इम्पेशेंट हो रहा था। वो अभी घर पर नहीं है, काम से बाहर गए हैं, अजय ने अपना गुस्सा दबाते हुए जवाब दिया। रॉकी, अंदर जाकर देखो, आहान ने रॉकी को कहा। उसे अजय की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आप अंदर नहीं जा सकते, मैं कह रहा हूं ना, वो अंदर नहीं है। अजय घबरा गया। आहान और रॉकी अंदर जाने की बात को लेकर सीरियस थे और अजय जानता था अगर वो अंदर चले गए तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। तुमने मना किया और मैंने मान लिया, आहान ने थोड़ा गुस्से में आकर कहा। अगर तुम अंदर गए तो चौधरी फैमिली तुम्हें नहीं छोड़ेगी, इसलिए यहीं रुक जाओ, अजय ने चेतावनी देते हुए कहा। आहान उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अंदर जाने लगा। जब उसने गेट को धक्का दिया तब अजय को मजबूरन बीच में आना पड़ा। अंदर मत जाइए, मैं आपको बताता हूँ यंग मास्टर रजत चौधरी कहाँ है। अजय जानता था कि अगर वो दोनों अंदर चले गए तो उसकी नौकरी खतरे में आ जाएगी और उसके साथ ही चौधरी मैंशन में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। कहाँ? आहान ने फिर एक बार शांति से पूछा। वो शर्मा हाउस गए हैं, आलिया शर्मा से मिलने। रजत 2 दिन से एक्सपर्ट्स के साथ था। अजय को लगा कि वो एक्सपर्ट्स आहान और रॉकी को संभाल लेंगे, इसलिए उसने रजत कहाँ है ये आहान को बता दिया। रॉकी, चलो शर्मा फार्म हाउस चलते हैं। आहान को लग रहा था कि अब अजय झूठ नहीं बोल रहा है। दोनों टैक्सी में बैठकर उसकी तरफ चले गए। जैसे ही वो वहां से निकले, अजय ने तुरंत रजत को फोन लगाया। सर, शिमला से कुछ लोग आपको ढूंढते हुए आए थे, अजय ने घबराते हुए कहा। इस वक्त रजत शर्मा फैमिली के साथ बैठा था। अजय की घबराई हुई आवाज सुनकर उसे चिढ़ हुई। आ गए वो लोग, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? सर, उन्होंने पूरी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी और घर में घुसने की कोशिश भी की, अजय ने दर्द से कराहते हुए कहा। अच्छा, कितने लोग थे वो? रजत ने पूछा। 2। क्या 2 लोग और उनकी सिक्योरिटी तहस नहस कर दी? रजत अपने घर की सिक्योरिटी जानता था, इसलिए उसे यह सुनकर धक्का लगा। अब हम क्या करेंगे सर? मैं पुलिस को फोन करूं? अजय ने परेशान होते हुए पूछा। पुलिस? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग सोचे कि रजत चौधरी शिमला से आए 2 बेवकूफों को संभाल नहीं पाया? मैं उनसे निपट लूंगा। अब वो मुझसे मिलने आ रहे हैं तो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं होना पड़ेगा।
विकी को किडनैप करने के बाद रजत चौधरी जानता था शिमला से वो लोग उसे बचाने जरूर आएंगे, इसलिए उसने अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम बहुत अच्छे से करके रखा था। उसके नए बॉडीगार्ड्स मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स थे। जब अजय ने फोन रखा तब मनोज शर्मा ने रजत से सवाल किया, क्या बात है, सब ठीक है ना? अंकल आप परेशान मत होइए, बस दो पागल है जो मेरे हाथों मरना चाहते हैं। रजत ने इतराते हुए कहा, अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए तो तुम मुझे बताना, बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मनोज शर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा, क्या होगा जब रजत और आहान का आमना सामना होगा? आहान को देखकर आलिया कैसे रिएक्ट करेगी? आहान और रॉकी विकी को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा ओनली। बात जान की हो या शान की, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मनोज शर्मा ने कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं उन बेवकूफों को हैंडल कर लूंगा। रजत ने घमंड के साथ जवाब दिया। मनोज शर्मा ने उसकी बात पर हामी भर दी। उधर आलिया के दिमाग में अलग थॉट्स चल रहे थे। आज उसके साथ भी शिमला से दो लोग आए थे। कहीं वो दो लोग और जिन लोगों के बारे में रजत बात कर रहा था सेम ही तो नहीं है? ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है, और नहीं भी। आलिया को ख्यालों में खोया देख मनोज शर्मा ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ, आलिया ने अपने सेंसेस में आकर जवाब दिया। रजत, जब तुम्हारा काम हो जाए तब तुम और आलिया बाहर घूम आना। तुम दोनों एक दूसरे के साथ जितना वक्त बिताओगे उतना अच्छा होगा। मनोज ने प्यार से समझाया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आलिया को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आलिया को देखकर रजत के चेहरे पर खुशी छा गई। वो आलिया को पसंद करता था। मैं चलूंगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलिया ने बिना मन के कहा, क्योंकि वो जानती थी कि उसके पापा उसकी एक कंसर्न नहीं सुनेंगे। उसी वक्त लिविंग रूम में बाहर से कोई आया और हाँफते हुए बोला, मनोज सर, बाहर दो लोग आए हैं और वो रजत सर के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा? बोलते हुए मनोज ने रजत की तरफ देखा। जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे शायद वो लोग आ गए। क्या तुम चाहते हो मैं साथ चलूं? नहीं, आप उन्हें अंदर बुला लीजिए। वैसे ही घबरा रहा था कि मैं उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा, वो तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। रजत ने हंसते हुए कहा, अंदर आने दो उन्हें। मनोज ने उस आदमी से कहा। कुछ मिनट बाद आहान और रॉकी उस रूम में आए। उन्हें देखकर आलिया की आंखें खुली की खुली रह गई। ये वही जिनके सामने अस्मिता कपूर ने भी अपना सर झुकाया था। विकी भाई कहाँ है? तुमने उनके साथ क्या किया है? रॉकी ने गुस्से में पूछा। तुम्हारे विकी भाई को मारकर उसके टुकड़े करके मैंने कुत्तों को खिला दिए। रजत ने हंसते हुए कहा। यह सुनकर आहान और रॉकी को बहुत गुस्सा आ गया। तुम क्यों अपनी मौत को बुला रहे हो? ये कहते हुए रॉकी की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। वो एकदम से 2 कदम आगे आया और उसने रजत को मुक्का मारने के लिए हाथ हवा में उठाया था, पर रजत टस से मस नहीं हुआ और उसके आगे एक लंबा चौड़ा आदमी आ गया। ये आदमी रजत का बॉडीगार्ड शेरा था। जैसे ही रॉकी का मुक्का शेरा को लगा, रॉकी को ऐसा लगा जैसे उसने किसी स्टील की चीज को मारा है। ये बात आहान ने भी नोटिस की थी। शेरा ने जब रॉकी को मारने के लिए हाथ उठाया तो सब जानते थे कि वो एक खतरनाक पंच होने वाला था। अगर रॉकी की जगह कोई और होता तो शायद वो वहीं बेहोश हो जाता, पर रॉकी भी ट्रेन था। उसने खुद को बचाने के लिए फुर्ती से अपना शरीर हिलाया। ये देखकर शेरा को गुस्सा आया। उसका वार खाली कैसे जा सकता था, इसलिए उसने अपने घुटने से रॉकी को पेट पर मारा। आहान वहां खड़ा खड़ा ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। रुक जाओ, पीछे से एक आवाज आई और सब आलिया की तरफ देखने लगे। इन्हें जाने दो। तुम इनकी साइड क्यों ले रही हो? क्या तुम इन्हें जानती हो? मनोज शर्मा ने हैरत में पूछा। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, इन्हें जाने दो, आलिया ने जवाब दिया। आलिया जानती थी कि रजत में इतनी ताकत थी कि वो दोनों को मार सकता था, पर साथ में उस आहान की पोजीशन सुबह देखी थी उसने। उसे डर था कि अगर उन दोनों को कुछ हो गया तो फिर उसकी फैमिली भी फंस सकती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये कैसे दोस्त है तुम्हारे? मैंने तो इनके बारे में कभी नहीं सुना। मनोज शर्मा ने गुस्से में कहा। डैड, सच में ये मेरे दोस्त हैं। उधर रजत गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी होने वाली बीवी उसके दुश्मन की साइड ले रही थी। उसने आलिया को समझने की कोशिश करते हुए कहा, आलिया, आप मुझसे कुछ भी मांग लें आपको दे दूंगा, पर मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पर मेरे फ्रेंड्स। आलिया इसके आगे कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मनोज शर्मा ने चिल्लाते हुए कहा, आलिया, बस हुआ, बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया अब सिर्फ प्रे कर सकती थी कि इन सब के चक्कर में उसकी फैमिली पर कोई आंच ना आए। रजत तो आहान की असलियत नहीं जानता था, पर आलिया जानती थी। ये सब बातें सुनकर आहान मुस्कुरा रहा था। आलिया उतनी भी बेवकूफ नहीं थी जितना वो समझ रहा था। उसने उसका साइड लेकर खुद को बचा लिया था। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रजत ने शेरा से कहा। ये सुनते ही शेरा जोश में आ गया और उसने अपना पैर जमीन पर पटका। शेरा का शरीर किसी सांड से कम नहीं था। रॉकी की ताकत उसके मुकाबले बहुत कम थी। वो कुछ देर तक शेरा के वार से बचता रहा, पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर सकता था।
वो उसे पक्का हार जाता। इतने में आहान ने रॉकी से कहा, उसके पैर। इतना सुनते ही रॉकी की आंखों में चमक आ गई। शेरा की कमजोरी उसकी लोअर बॉडी थी। अपनी ऑब्जर्वेशन की वजह से आहान को यह बात पता चल गई थी। अब क्योंकि वो उसकी कमजोरी पहचान गया था, उसने उस हिसाब से हमला करना शुरू किया। जैसे ही रॉकी ने उसकी कमजोरी पर हमला किया, उसकी सारी ताकत और स्ट्रेंथ खत्म हो गई। इस बार रॉकी के पास एडवांटेज था। उसने इसका फायदा उठाते हुए शेरा के पैर पर मारा और वो वहीं पर गिर गया। ये देखकर रजत की आंखें बड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई शेरा को भी हरा सकता है। आहान की ऑब्जर्वेशन की वजह से आज शेरा जमीन पर चित पड़ा था। रजत आहान को घूरने लगा। सिर्फ 2 वर्ड्स बोलने की वजह से आज वो जीत गया था। कौन हो तुम? रजत ने डरते हुए पूछा। आहान। विकी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? रजत जानता था कि आहान विकी और रॉकी की तरह गुंडा नहीं था। उसकी पोजीशन और रेपुटेशन उससे ऊपर थी। आहान हंसा और उसने कहा, दोस्त, तुम अपने दोस्त का साथ देना चाहते हो? तुम चौधरी फैमिली से पंगा लेना चाहते हो? तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं? रजत ने आहान से सवाल करना शुरू किया। कुछ भी करने से पहले रजत आहान का बैकग्राउंड जानना चाहता था। रजत की बात सुनकर आहान को हंसी आ गई। उसने कहा, चौधरी फैमिली? चौधरी फैमिली इतनी जानी मानी है क्या? यह सुनकर रजत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आज तक अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं सुना था। तुम आए कहां से हो? खुद को संभालते हुए रजत ने पूछा। उसने मनाली शहर में कभी भी आहान के बारे में नहीं सुना था। तुम्हें वो जानने की जरूरत नहीं है, आहान ने जवाब दिया। मैं जानता हूं कि विकी को कुछ नहीं हुआ है, इसलिए सीधे सीधे बता दो वो कहां पर है। और अगर मैंने नहीं बताया तो? उसे अभी भी लग रहा था कि आहान इतने लोगों के सामने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आहान के चेहरे पर एक कनिंग मुस्कान आ गई। तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो जैसा मैं बोल रहा हूं, अभी तक तुमने जो भी देखा वो बस ट्रेलर था। पूरी पिक्चर अभी भी बाकी है। मैं तुम्हें वो दिखा दूंगा। बाकी तुम खुद स्मार्ट हो, फालतू पिटाई का शौक तो तुम्हें नहीं होगा। इस बात पर रजत के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। भले ही वो उसे जान से न मारे, पर पीट तो सकता ही था। और अगर वो आलिया के सामने किसी और मर्द से मार खाता तो फिर उसकी क्या इज्जत रह जाती। वो जिंदगी भर आलिया की नजरों से नजरें नहीं मिला पाता। अंत में रजत ने हार मान ली और अपने दांत पीसते हुए कहा, सही समझा तुमने। वो विकी मरा नहीं है, वो वशिष्ठ हाउस में बंद है। वहां जाने की हिम्मत है तुमने? डरने वाली बात क्या है इसमें? तुम बस रास्ता बताओ। आहान नहीं जानता था कि यह जगह कहां पर है, पर फिर भी उसने कॉन्फिडेंटली कहा। उसे विश्वास था कि रजत कोई भी ऐसी वैसी चाल नहीं चलेगा। हाँ, तुम में हिम्मत है, और अगर ऐसा है तो मेरे साथ चलो। रजत ने चकल करते हुए कहा। एक बार आहान वहां पहुंच जाए तो फिर से उसे कोई नहीं निकाल सकता। रजत, आलिया को भी अपने साथ ले जाओ। अगर कुछ गड़बड़ हो सकती है तो वो तुम्हारी मदद कर सके, मनोज ने कहा। मनोज किसी भी कीमत पर चाहता था कि शर्मा और चौधरी फैमिली के रिलेशंस अच्छे रहे। आलिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? रजत ने खुशी से पूछा। आलिया चाहकर भी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि मनोज आलिया की तरफ घूर रहा था। मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही वो मन ही मन में सोच रहा था कि यही मौका था आलिया को यह समझाने का कि उसके दोस्त किसी काम के नहीं थे और उसके सामने वो दोनों कुछ भी नहीं थे। चारों गाड़ी में बैठे और वशिष्ठ हाउस की तरफ जाने लगे। आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वशिष्ठ हाउस था क्या। गाड़ी बहुत सारी छोटी संकरी गलियों को पार करते हुए पहाड़ पर चढ़ रही थी। जब गाड़ी एक जगह रुकी तो आहान को समझ आ गया कि वशिष्ठ हाउस और कुछ नहीं बल्कि एक वेकेशन होम था। वशिष्ठ हाउस में बहुत खूबसूरत फूल और हरियाली थे। उसके अलावा अलग अलग तरह के एंटरटेनमेंट्स के भी साधन थे। वहां बहुत सारे जानवर थे जिनका शिकार किया जा सकता था। वशिष्ठ हाउस बहुत साफ सुथरा और सुंदर था। वशिष्ठ हाउस में सबकी एंट्री होना पॉसिबल नहीं था। प्राइवेट कार्स अलाउड नहीं थी। वहां एंट्री करने के लिए अलग अलग कार्ड्स थे। ये कार्ड्स भी बताते थे कि आप कौन सी एक्टिविटी के लिए एलिजिबल हैं। इन कार्ड के रेट्स बहुत हाई थे। रजत के पास सबसे बेसिक कार्ड था। ये देखकर आहान को हंसी आ गई। जैसे ही उसने वो कार्ड देखा, उसी वशिष्ठ हाउस में एंट्री मिल गई उसको। आलिया, तुम्हें ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी है। तुम चाहो तो यहाँ कभी भी आ जा सकती हो। मैं तुम्हारे लिए प्लैटिनम कार्ड लूंगा, फिर तुम यहाँ की सारी एक्टिविटीज एंजॉय कर सकती हो, रजत ने आलिया से कहा। यह सब सुनकर आहान इरिटेट हो रहा था। वो बस जल्द से जल्द विकी के पास जाना चाहता था। यही तो सही बात नहीं है ना, आलिया ने कहा। आलिया चाहती तो वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकती थी और उसकी सारी फ्रेंड्स हमेशा उससे जलती, पर इस वक्त वो नहीं चाहती थी कि आहान को एक पल के लिए भी ऐसा लगे कि वो और रजत किसी रिलेशनशिप में है। इसमें कुछ गलत नहीं है, तुम भी तो फैमिली हो, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ, रजत ने प्यार से कहा। तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, आलिया ने पोलाइटली कहा।
यहाँ का कार्ड पाना आसान नहीं था। उसके लिए पैसे और कॉन्टैक्ट्स दोनों चाहिए थे। इस वक्त रजत सिर्फ और सिर्फ आहान के सामने प्रिटेंड करना चाहता था। रजत नहीं जानता था कि आहान कौन था और मनाली में उसकी क्या पहचान थी। और उधर आहान को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस जल्दी से विकी भाई को बचाकर शनाया के पास जाना चाहता था। रास्ते में रजत आलिया को पूरा वशिष्ठ हाउस दिखा रहा था। उसने उसे अलग अलग पूल, इनर कोर्ट और आउटर कोर्ट के बारे में बताया। आहान और रॉकी बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और लंबी आहें भर रहे थे। फिर रजत पीछे मुड़ा और इन दोनों से कहा, तुम्हारा विकी इनर कोर्ट में बंद है। जब हम वहां पहुंच गए तब जी भर के कोर्ट और विकी दोनों को देख लेना। वहां सिर्फ मनाली के हाई क्लास लोग जा सकते हैं। तुम्हें फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। ये सुनकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। कुछ देर बाद कार रुक गई। कार एक बहुत बड़े बंगले के आगे रुकी। आहान उस जगह को सीरियसली देखने लगा। वहां बहुत सी सिक्योरिटी थी जो बाहर वाले सिक्योरिटी से ज्यादा ट्रेन और प्रोफेशनल थी। सबसे पहले रजत गाड़ी से उतरे और उसने पीछे आहान और रॉकी को भी उतरे देखा। जैसे ही वो गेट के आगे पहुंचे, उन सिक्योरिटी गार्ड के लीडर ने रजत को देखकर स्माइल किया और कहा, वेलकम सर, चोपड़ा सर आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। रजत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और कहा, मैं इन्हें अंदर लेकर जाता हूं। और इतना बोलकर वो आहान की तरफ देखने लगा। अब तुम्हें यहाँ आने का पछतावा होगा। मिस्टर चोपड़ा कौन है? क्या आहान और रॉकी को यहाँ विकी मिल जाएगा? क्या सच में ये दोनों यहाँ आना रिग्रेट करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट अमीरजादा।